नमस्कार, मैं हूं अदिति विश्वकर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी पार्टियां वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए मन लुभावने का वादा करती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल के लीडर तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए शनिवार को पार्टी का मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में देश भर में 1 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी और रक्षाबंधन के मौके पर गरीब परिवार की बहनों को हर साल 1 लाख रुपए देने का भी वादा किया है। आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र को परिवर्तन पत्र का नाम दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के परिवर्तन पत्र में आवाम से 24 वादे किए गए हैं। तेजस्वी यादव ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि आज हमने परिवर्तन पत्र जारी किया है। 2024 के लिए इलेक्शन के लिए 24 वचन लेकर आए हैं। बिहार की तरक्की के लिए आज हम जो भी वादा करेंगे उसे पूरा करेंगे, ये तेजस्वी यादव का कहना है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। 2020 के बिहार असेंबली के इलेक्शन के वक्त हम लोगों ने जितने भी वादे किए उसे अपने 17 महीने के कार्यकाल में पूरे किए। इस खबर पे हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, अनूप नारायण सिंह। अनूप नारायण सिंह जी, आप बताइए कि ये जो घोषणा पत्र आरजेडी ने जारी किया है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, आज तेजस्वी जारी का लोकसभा चुनाव है और 24 वादे तेजस्वी ने की है। जिन मुद्दों को लेकर बिहार में आरजेडी ज्यादा उत्साहित है, इसमें मंडल कमीशन के को लागू नहीं हो पाए थे बीपी सिंह की सरकार में, उसको लागू होने का एक बड़ा सिगुफा छोड़ा है। साथ ही साथ 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया है और बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में ही महागठबंधन चुनाव लड़ रही है। लेकिन जो जमीनी सच्चाई है, हम जहां से अभी आपसे बात कर रहे हैं सारण लोकसभा क्षेत्र में है, की बेटी चुनाव लड़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी की लहर में इस बार बिहार में तेजस्वी के वादों पर बिहार की जनता को भरोसा होता नहीं दिख रहा है। जी, ये जो वादे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चांद तारे तोड़ के लाने की बात कह दी गई है। 1 लाख रुपए हर साल महिलाओं को देंगे। लगता है जमीनी हकीकत पे ये वादे पूरे हो पाएंगे? देखिए, राजद के लिए बहुत सारी मुसीबतें हैं। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन टिकट के बंटवारे में देख लीजिए, एक ऋतु जायसवाल को शिवहर से टिकट दिया गया है और वहां पर पार्टी 4 खेमे में बटी हुई है। वहां की स्थिति जो है साफ नजर आ रही है। पार्टी ने जितने लोगों को टिकट दिया है उसमें 12 ऐसे उम्मीदवार हैं जो आरजेडी के नहीं है। दूसरे पार्टियों से रातों रात उनको लाकर टिकट दिया गया है। पहले चरण में जो जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, नवादा में पार्टी के 3 विधायक बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के प्रचार में है, वहां श्रवण कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो गया है, गया में थोड़ी सी बेहतर स्थिति में आरजेडी नजर आ रही है, लेकिन बगल के औरंगाबाद में अभय कुशवाहा को लेकर आरजेडी के कार्यकर्ता ही उत्साह नहीं है। जमुई में भी एकदम वही स्थिति है। तो कहीं ना कहीं प्रथम चरण में पूरी लड़ाई से राजद बाहर होती दिख रही है और कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता तेजस्वी के साथ मंच शेयर तक नहीं कर रहा है। ये आरजेडी का घोषणा पत्र है या गठबंधन का घोषणा पत्र है? जिस तरीके की बातें कही गई है, क्या ये बिहार में लागू होंगी या क्या ये बात कह रहे हैं कि देश भर में लागू करेंगे? किसका घोषणा पत्र है ये? क्या सिर्फ आरजेडी का है या इंडी गठबंधन का घोषणा पत्र है? देखिए, यही सवाल हमारे जेहन में भी चल रहा है कि चूंकि चुनाव लोकसभा का है और एनडीए का संयुक्त घोषणा पत्र आने वाला है, ऐसे में राजद ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। तो जनता भी पूछ रही है कि ये बिहार के लिए है, देश के लिए है। बिहार के बाहर राजद का क्या वजूद है हर किसी को पता है और बिहार में भी राजद जो है तमाम 40 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है, सहयोगियों के लिए भी सीटें छोड़ी गई है। तो ऐसे में किसके नेतृत्व में केंद्र की लड़ाई लड़ी जा रही है, बिहार की जनता भी तेजस्वी यादव से जानना चाहती है। लगता है कि हवाई बातें की जा रही है घोषणा पत्र में। जनता को विश्वास हो पाएगा क्या इन बातों पर? देखिए, बिहार की स्थिति अन्य प्रदेशों से अलग नहीं है। तेजस्वी के कुछ ऐसे कार्य है जिस पर बिहार की जनता को भरोसा है। तेजस्वी नौकरी की बात कर रहे हैं और खुद को यंग जनरेशन होने की बात कर रहे हैं, विकास की चर्चा चाह रहे हैं। पर बिहार की जनता जो है लोकसभा में कुछ भी सुनने को राजी नहीं है
और कहीं ना कहीं मोदी की लहर इस बार और प्रचंड होकर बिहार में वास्तविकता की धरातल पर दिखती नजर आ रही है। तो मोदी लहर ज्यादा है बिहार में आरजेडी के मुकाबले। 23 सीटों पे लड़ रही है आरजेडी जो है फिलहाल 40 सीट। जी जी जी, आवाज आपकी नहीं आ रही है। देखिए, बिहार में कुछ एक ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा 17 सीटों पर लड़ रही है। तो भाजपा 17 सीटों की जो लड़ाई है, बिहार के 40 में 17 सीटें जो बीजेपी की है, वहां की लड़ाई अलग है। वहां बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जो चुनाव जीत रही है। जदयू के कुछ सीटों पर जरूर लड़ाई नजर आ रही है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लोग एक नेतृत्व तलाश रहे हैं। और देखिए, बिहार में कांग्रेस है, वाम दल है, साथ ही साथ आरजेडी है, सब में बिखराव दिख रहा है। मंच पर सिर्फ तेजस्वी और मुकेश सहनी नजर आ रहे हैं। अभी तक राहुल गांधी की एक भी सभा बिहार में नहीं हुई है। अखिलेश सिंह कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस अभी अपने 6 सीटों के लिए उम्मीदवार तलाश रही है और भाजपा ने 40 सीटों पर अपने पहलवान उतारकर कुश्ती के मैदान में ताल ठोक दिया है। 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही गई है बिहार के अंदर। लगता है आम आदमी पार्टी की ही बी पार्टी की तरह ये काम कर रही है। देखिए, बिहार की स्थिति जो है जमीन पर कुछ अलग है। विधानसभा चुनाव आते आते समीकरण यहाँ जरूर बदलेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में जानबूझकर जिस तरह से विपक्ष ने एनडीए को वॉक ओवर दिया है, उसका असर बिहार में साफ देखा जा रहा है। और यहाँ पर जातीय जनगणना हुई थी तो लोगों को लग रहा था कि जातीय आधार पर वोटों का जो समीकरण बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ बनता नहीं दिख रहा है। और कि मुस्लिम यादव को समेटने में फिर से सफल हो गई है। अपने घोषणा पत्र के जरिए ये इन्होंने किस किस को साधने की कोशिश की है, कौन कौन से वर्ग को अपनी ओर खींचने की कोशिश की है, क्या लगता है आपको? आपको आवाज आ रही है अनूप नारायण जी मेरी? बहरहाल इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका अनूप नारायण जी। तो बिहार से जानकारी दे रहे थे। आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। 7 चरणों में इस बार चुनाव होंगे। देश भर में लोकसभा के चुनाव होंगे। 19 अप्रैल से 7 चरणों में वोटिंग की जाएगी। 4 जून को इस चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। पहले चरण में 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। तो वहीं दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 सीटों पर और तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोट किए जाएंगे। बात करें चौथे चरण की तो 10 राज्यों की 96 सीटों पर और 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोट किए जाएंगे और छठे चरण में 7 राज्यों की 57 सीटों पर, 7वें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट किए जाएंगे। तो कुल मिला के 500 से ज्यादा सीटों पर लोकसभा चुनाव के वोट होने हैं। तेजस्वी यादव ने इस कड़ी में शनिवार को आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में पूरे देश के लिए 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हम सरकार बनाएंगे तो 15 अगस्त से पूरे देश में नौकरी देना शुरू कर देंगे। तो बड़ी बात तेजस्वी यादव यहां पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पूरे देश भर में 1 करोड़ नौकरियां हम बांटेंगे। रक्षाबंधन पर गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे सालाना। बड़ी बात जो है तेजस्वी यादव यहां अपने घोषणा पत्र में कहते हुए नजर आ रहे हैं। और बिहार में 200 यूनिट फ्री बिजली देने की भी बात कही है। और इतना ही नहीं, ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले फौजियों को शहीद का दर्जा देने के लिए बात कही गई है। अग्निवीर योजना को वापस लेने की भी बात कही है। तो तमाम वर्गों को साधने की कोशिश की है तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में। और इस घोषणा पत्र को परिवर्तन पत्र का नाम दिया गया है। महिलाओं से कहा गया है कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर आपको देंगे अगर आरजेडी सरकार बनाती है। इंडी गठबंधन के साथ मिलकर आरजेडी चुनाव लड़ रही है। और 10 फसलों पे किसानों से एमएसपी देने की भी बात कही गई है। तो तमाम वादे जो है आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में कहे हैं, परिवर्तन पत्र का नाम दिया है और तमाम वादे जनता से करती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये बहुत सारी बातें असंभव सी नजर आ रही है, लेकिन बावजूद इसके तमाम बड़ी बड़ी बातें
वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको यूपी के लखीमपुर से बता दें, जब मितौली में पकरिया जलालपुर गांव से लापता 5 साल की बच्ची अंशु की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी और पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के लिए एक 50 साल के आदमी को, आसाराम इनका नाम है, इनको हिरासत में ले लिया था। शुक्रवार रात उसकी मौत हो गई। पुलिस हिरासत में इसकी मौत हो गई थी। इसकी खबर मिलते ही परिजनों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने शनिवार को करीब 6 घंटे तक हंगामा किया, सड़क पर शव रख दिया और हंगामा किया। पुलिस हिरासत में मौत हो गई। बच्ची के अपहरण और हत्या के शक में इस व्यक्ति को उठाया गया था। 50 साल इसकी उम्र थी। परिजनों का आरोप है कि मारपीट इतनी कर दी गई कि युवक की मौत हो गई। अब परिजनों में इसमें गुस्सा नजर आ रहा है, सड़कों पे उतर आए हैं पुलिस के खिलाफ और कार्रवाई की बात कह रहे हैं। तो 6 घंटे तक हंगामा चला है, सड़क पे शव रख दिया है, परिजन गुस्से में हैं। बच्ची के लापता होने पर पुलिस ने युवक को उठाया था। 50 साल की इसकी उम्र थी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ लखीमपुर खीरी से हिमांशु श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या पूरा मामला है? मैम, ये लखीमपुर खीरी के मितौली थाना क्षेत्र का ये मामला है। एक बच्ची के मौत के मामले में एक व्यक्ति को, आसाराम 50 साल उम्र है उनको पूछताछ के लिए पुलिस थाने पर ले आई थी। लेकिन वही थाना अध्यक्ष का कहना है कि उनका जब लेके आया गया था तो उनका पेट में दिक्कत थी, उनको सीएससी में तुरंत तत्काल दिखाया गया। लेकिन उसके बाद इनको सीएससी से रिफर करके जिला अस्पताल भेज दिया गया था, जहां पे इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से इनकी मृत्यु हुई है। तो 100 रखकर सड़क पे जाम कर दिया था परिजनों ने, लेकिन भारी पुलिस फोर्स मौके पे लगा दी गई थी। और परिजन का कहना है कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। जी, ये जो बच्ची लापता हुई थी, कब लापता हुई थी और क्या लापता के बाद इसका शव बरामद हुआ था? क्या पूरी घटना थी बच्ची को लेकर? जी, ये पूरा मामला है। पूर्व में कुछ दिन पहले ये बच्ची लापता हुई थी, लेकिन अभी तक कुछ जानकारी नहीं हो पाई है। लेकिन उसके बावजूद पूछताछ के लिए इनको आसाराम को थाने पर ले आया गया। उनको अस्पताल सीएससी ले जाया गया, जहां से इनको रिफर लखीमपुर के लिए भेजा गया। वहां पे इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन परिजनों का आरोप यह है कि पुलिस की पिटाई से इनकी मृत्यु हुई है। आप ग्राउंड पे हैं, आप जमीन पे देख रहे हैं, क्या वाकई में पुलिस ने बेरहमी से इनकी पिटाई की थी जिस कारण इनकी मौत हो गई है? पुलिस का कहना है पीएम पोस्टमार्टम होने के बाद भी ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन पहले कुछ पुलिस बोलने के लिए नहीं कह रही है। परिजनों का तो आरोप है ना कि पिटाई के बाद इनकी मौत हो गई है। क्या इस मामले में एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है? नहीं, अभी तक तो नहीं दर्ज की है, लेकिन पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम होने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के जरिए से कार्रवाई की जाएगी। जी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जो बच्ची लापता हुई थी, इसका शक इस व्यक्ति पे, आसाराम आप नाम बता रहे हैं, 50 साल की उम्र है, इन पे किस तरीके से गया? क्या पड़ोस में बच्ची रहती है? किस तरीके से पुलिस का शक जो है आसाराम पे गया? ये पास ही में रहने वाले हैं आसाराम, जो पुलिस पूछताछ के लिए इनको थाने पे लेके आई थी। जी, पास ही में रहते हैं, पड़ोस में ही रहते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये खेती करते हैं। खेती करते हैं और पुलिस की कस्टडी में इनकी मौत हो गई है। जी, और क्या जानकारी आप इस पूरी घटना पे दे पाएंगे? क्या अभी भी परिजन जो है सड़कों पे उतरे हुए हैं, हंगामा अभी भी चल रहा है? अब मामला फिलहाल शांत है, पहले से शांत मामला है। परिजनों की क्या मांग है कि क्या किया जाए अब इस मामले में? है जो भी इसमें दोषी है, यानी कि जो आसाराम की मृत्यु हुई है, जो भी इसमें दोषी है, जिन्होंने भी पीटा है, जो उनके परिजनों का आरोप है, तो उनपे एफआईआर लिखी जाए, उनपे कार्रवाई हो। जी, हिमांशु जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो बच्ची गायब हो गई थी, उस शक पे जो है इस व्यक्ति को उठा लिया गया था। 50 साल की इनकी उम्र है। पुलिस हिरासत में इनको रखा गया, पीटा गया और उसके बाद इनकी मौत हो गई। हालांकि बताया जा रहा है कि परिजनों की तरफ से कि इनके पेट में दर्द था, मामूली दर्द था, लेकिन पुलिस ने इतनी पिटाई कर दी कि 26 घंटे बाद इनकी मौत हो गई। और इसी को लेकर, शव को लेकर सड़क पे हंगामा किया गया। तकरीबन 6 घंटे तक
हंगामा चला। पुलिस हिरासत में मौत हो जाना एक बड़ी बात है कि पुलिस कस्टडी में अगर आप किसी को उठाते हैं, शक के आधार पर उठाते हैं और इतनी पिटाई आप उसकी कर देते हैं कि उसकी मौत हो जाए, किसी के घर का कमाने वाला इंसान जो है वो चला जाए, तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि पुलिस कस्टडी में, क्योंकि पुलिस के पास वो स्पेशल ताकतें होती हैं जिनका वो कई बार दुरुपयोग कर जाते हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, लेकिन परिजनों की मांग है कि पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और तभी इसका पोस्टमार्टम हो। तो ये बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से सामने आई थी, जहां पुलिस हिरासत में एक 50 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। तो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे सियासत भी तेज होती जा रही है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के करीब आते ही घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है और ये तीखा भी होता जा रहा है। राजधानी भोपाल में एक मस्जिद है जहां बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा की उपस्थिति में हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे गूंज उठे। बोहरा समाज ने मस्जिद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर भी लहराए। दरअसल राजधानी भोपाल स्थित अलीगंज हैदरी मस्जिद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे गूंजे। इस दौरान बोहरा समाज के लोगों ने हर हर मोदी घर घर मोदी है तो मुमकिन है के नारे लगाए। बोहरा समाज ने मस्जिद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर भी लहराए। बोहरा समाज ने एकजुट होकर अब की बार 400 पार का नारा लगाया। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा भी मौजूद रहे। तो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी थे ये आलोक शर्मा, जिनके फेवर में नारे लगाए गए। बीजेपी की तरफ से ये प्रत्याशी है और मोदी सरकार को लेकर ये नारे लगाए। मस्जिद के अंदर बड़ी बात है कि मस्जिद के अंदर ये नारे लगे, मोदी को लेकर नारे लगे। हैदरी मस्जिद में ये नारे गूंज रहे थे, हर हर मोदी घर घर मोदी। प्रधानमंत्री के समर्थन में ये नारे लगे। तो भोपाल से एक खबर सामने आई है जहां एक मस्जिद में नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और 29 में से 28 वर्तमान में 28 लोकसभा सीटें पर बीजेपी काबिज है और एक सीट है सिर्फ छिंदवाड़ा, जहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ कांग्रेस के पक्ष में सिर्फ एक सीट है और 28 सीटों पे बीजेपी काबिज है। और अब भोपाल में एक मंदिर के अंदर इस तरीके से हर हर मोदी के नारे लगना ये दर्शाता है कि बीजेपी की पकड़ इस सीट पे बहुत ज्यादा है। बेशक ये जो सीट है और मस्जिद के अंदर इस तरीके से नारे लगना, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, बोहरा समाज के जो लोग हैं, तमाम जो है बीजेपी के पक्ष में दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ साफ ये पता चल रहा है कि बीजेपी के पक्ष में ये सीट जो है जाने वाली है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। आपको बता दें इस भोपाल की सीट पर 7 मई को चुनाव होना है और आलोक शर्मा ने बीजेपी की तरफ से यहां पे प्रत्याशी है और जबकि कांग्रेस की तरफ से अरुण श्रीवास्तव को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। इस पर अधिक जानकारी के लिए राजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। सर, ये आप बताएंगे थोड़ा सा, मस्जिद के अंदर ये नारे लगे हैं, आलोक शर्मा को लेकर नारे लगे हैं, बीजेपी की तरफ जो है समर्थन लोगों ने दिया है, तो क्या ये सीधा चुनाव जो है इस सीट पर बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है आपको? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से भोपाल राजधानी की जो लोकसभा सीट है वो कई वर्षों से बीजेपी के कब्जे में रही है, बीजेपी की सीट है। इससे पहले वहां आलोक संजीव से वो लोकसभा सांसद थे, उसके बाद प्रज्ञा सिंह ठाकुर रही, अब आलोक शर्मा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। जिस मस्जिद में कल हर हर मोदी के नारे लगे हैं और अब की बार 400 पार के जो नारे लगे हैं वो बोहरा समाज की मस्जिद है और वहां पर जो है बोहरा समाज का एक कार्यक्रम रखा गया था जो ईद के बाद रखा जाता है, या उनके धर्मगुरु भी उपस्थित थे, जहां पर आलोक शर्मा जो है वोट मांगने के लिए गए थे और आलोक शर्मा को देखकर बोहरा समाज के सभी जो श्रद्धालु मस्जिद में थे वो सभी हर हर मोदी और घर घर मोदी के नारे लगाने लगे। इससे यही साबित होता है कि इस बार जो है मुस्लिम वोट बैंक जो है, जो हमेशा से आरोप के घेरे में घिरा जाता था कि वो कांग्रेस को वोट देता है, लेकिन इस बार जिस तरीके से नारे लगे हैं वो कहीं ना कहीं ये साबित कर एक भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। कांग्रेस के लिए तो यहाँ से जीत पाना नामुमकिन के बराबर है।
कांग्रेस की अगर बात की जाए तो भोपाल की जो सीट है वो लगातार जो है कई वर्षों से जो है भाजपा के कब्जे में जो है लाला समाज का जो है अच्छा खासा वोट बैंक है। यहाँ 5.5 लाख वोटर जो है वो कायस्थ समाज से आते हैं। तो कायस्थ समाज को देखते हुए जो है कांग्रेस ने टिकट दिया है, पर कहीं ना कहीं अरुण जो है शायद ही इस सीट को जो है काबिज हो पाए, क्योंकि ये हमेशा भाजपा का गढ़ रही है और यहाँ हिंदुत्व का वर्चस्व हमेशा से रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहरहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। तेज दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्या न्यूज।